शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग सीटेट जुलाई सन 2023 के लिए सीटेट उर्दू के सिलेबस के मुताबिक 8वें चैप्टर जिसका नाम है इवेलुएशन यानी कि अंदाज़े कद्र, जिसे हिंदी में मूल्यांकन कहा जाता है, उसे डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ अहम वीडियोस पिछली क्लास में प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर देखिए। चलिए आज हम इवेल्युएशन क्या होता है, अंदाज़ा कद्र किसे कहते हैं, ये समझते हैं। तो तदरीस आमोजिश की एक ख़ास मुद्दत के बाद बच्चों की हकीकी कामयाबी की सतह को जांचना अंदाज़ा कद्र कहलाता है। यानी कि टीचिंग लर्निंग की एक फिक्स टाइम के बाद एज ए टीचर आप स्टूडेंट की जो रियल प्रोग्रेस है, बच्चे ने कितना सीखा, ये चेक करेंगे। तो उस चेक करने को, उस जांच को हम अंदाज़ा कद्र कहेंगे। अंदाज़ा कद्र तदरीसी आमोजसी अमल का एक अहम और लाजमी हिस्सा है। ये जो अंदाज़ा कद्र है ना, ये जो मूल्यांकन है, ये शिक्षागम प्रक्रिया का ही अंग है। इसको अलग से नहीं किया जाता है, आप पढ़ाते दौरान ही इसको करेंगे तो ही बेहतर होगा। ये एक मुसलसल अमल है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसका मकसद बच्चों की सलाहियत, इदराक और सीखने की पैमाइश करना है। यानी कि बच्चों की एबिलिटी क्या है, बच्चे ने कितना समझा है और वो किस तरह से सीख रहे हैं, ये चेक करना ही अंदाज़े कद्र का मकसद है। अंदाज़े कद्र से मुराद तदरीस व आमोजिश के अमल के उस जुज़ से है जो मुअल्लिमीन, वालिदैन और ख़ुद तलबा को उनकी तरक्की के बारे में बाज़रसी यानी कि फीडबैक देता है। यानी कि वो प्रोसेस जो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और उनके माँ बाप को ये बताता है कि बच्चे ने कितना सीखा, वो प्रोसेस ही आपका इवेल्युएशन यानी कि अंदाज़ा कद्र कहलाता है। अंदाज़ा कद्र के बहुत सारे मकासद हैं, जैसे कि बच्चों की काबिलियत, हुनर, दिलचस्पी वगैरह मालूम करना और उनके मुताबिक बच्चों को टीचिंग मेथड्स उनको चूज़ करके पढ़ाना, बच्चों की लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस यानी कि मुसलसल तौर से रफ्तार फराहम कराना, बच्चों को मुआलजाती तालीम यानी कि रेमेडियल टीचिंग देना, स्टूडेंट की मुसलसल जांच यानी कि कंटिन्यूअस इवेल्युएशन के ज़रिए ज़बान की तदरीस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, उनको दूर करना, बच्चों की पढ़ाई में मुश्किलात का पता लगाना और उन पर काबू पाने के लिए सही हिकमत अमली, सही स्ट्रेटजी बनाना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी आप इनके मकासद देख सकते हैं इवेल्युएशन के। तफसील से आपको पढ़ना है तो आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, 72 75 54 98 90 पे आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपको सैंपल भेजेंगे जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। आपको 149 रुपया पे करना होगा। आपको हमारा ये कंप्लीट ई नोट्स और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है ना। चलो अब ये जो अंदाज़े कद्र है, ये 3 किस्मों का होता है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम उर्दू में तश्कीली जांच और हिंदी में इसे कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। तो ये क्या होता है समझते हैं। तो इसका ताल्लुक तलबा की मुसलसल निगरानी से होता है। यह खुले माहौल में तरक्की करने और अपनी तरक्की पर नज़र डालने का मौका देता है। इसका मकसद तलबा को मुसलसल फीडबैक फराहम करते हुए आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना, तरगीब देना होता है। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसका मकसद तलबा की मुश्किलात की जांच करना और उसकी इस्लाह करना है। और ये जो असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये निसाब के दौरान ही किया जाता है, पढ़ाई के दौरान ही किया जाता है। और तश्कीली जांच के ज़रिए असातिज़ा ये जानते हैं
कि बच्चों ने कितना इल्म सीखा। पढ़ाते दौरान ही आप जब बच्चों का ये चेक करें कि बच्चे ने कितना सीखा, तो ये चेक करना आपका तश्कीली जांच, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। यानी कि तश्कीली जांच सबक के बीच में ही किया जाता है। अब बात करते हैं तकमीली जांच। तो तकमीली जांच जो है ये सबक के खात्मे पे किया जाता है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद जब हम बच्चों को चेक करते हैं और फिर बच्चे को उसी जांच के मुताबिक नंबर दे देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन, तकमीली जांच। उस्ताद के पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने यानी कि तालिबे इल्मों ने निसाब से कितना सीखा, ये तकमीली जांच कहलाती है। इसका मकसद तालिबे इल्म की आमोज़िश की एक मुकर्ररा मुद्दत में फिक्स टाइम पीरियड के बाद पैमाइश कर उन्हें नंबरात या ग्रेड फराहम करना होता है। यानी कि फिक्स टाइम पीरियड में एक सेमेस्टर में बच्चे ने कितना सीखा, ये चेक करने के लिए आप बच्चों की जांच कीजिए और उसके मुताबिक बच्चों को नंबर दे दीजिए, तो ये तकमीली जांच हो गया। जबकि तश्कीली जांच पढ़ाते दौरान लगातार आप चेक करते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तशखीसी जांच यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट की। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण इसे हिंदी में कहा जाता है। तो सीखने के दौरान बच्चों को दरपेश मुश्किलात का पता लगाना और उनकी मुश्किलात की वजह मालूम करने को हम तशखीसी जांच कहते हैं। मान लीजिए आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ाते हुए आपने ये महसूस किया कि बच्चा गुणा नहीं कर पा रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, ज़रब नहीं कर पा रहा है, तो आप बच्चे का टेस्ट लेते हैं और ये पता लगाते हैं कि इसको गुणा करने में क्यों दिक्कत हो रही है। तो ये जो आप पता लगा रहे हैं, इस जांच को हम कहेंगे तशखीसी जांच। और जब ये जांच आप कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को गुणा करने में क्यों परेशानी आ रही है, तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए जब आप उसको अलग से टीचिंग देंगे, तो वो टीचिंग आपकी रेमेडियल टीचिंग, इस्लाही तदरीस या मुआलजाती तालीम कहलाएगी। ठीक है, पिराडिम्स ऑफ असेसमेंट यानी कि जो अंदाज़े कद्र के नमूने हैं वो भी 4 हैं, आप देख सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि आमोज़िश का अंदाज़े कद्र, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि आमोज़िश के लिए अंदाज़े कद्र, असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि अंदाज़े कद्र बतौर आमोज़िश, और असेसमेंट इन लर्निंग यानी कि आमोज़िश में अंदाज़े कद्र। ये 4 हैं, इनके बारे में मैंने तफसील से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप लोग खुद पीडीएफ को ले लीजिएगा और इसको पढ़िएगा ताकि आपको सही सही सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की। ये पोर्टफोलियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे समझिए। पोर्टफोलियो एक किस्म का फाइल या फिर बस्ता है जिसमें एक फिक्स टाइम पीरियड में बच्चे के द्वारा जो परफॉर्मेंस की गई है उसको कलेक्ट किया जाता है। जैसे बच्चे ने जो नोट्स बनाए हैं उनको एक बस्ते में रखा जाए, बच्चे की जो रिपोर्ट कार्ड है उसको एक बस्ते में रखा जाए, बच्चे ने जो मॉडल बनाए हैं, मॉडल पेपर बनाए हैं, या फिर जो बच्चे ने छोटे मोटे पोएम्स लिखी हैं, या फिर जो बच्चे ने चार्ट पेपर बनाया, सबको अगर आप एक बस्ते में कलेक्ट कर दें तो वो बच्चे का पोर्टफोलियो होता है। इसमें बच्चे की कामयाबियों, तरक्की और खामियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो जो है वो बच्चे के बारे में अहम मालूमात फराहम कराता है, जैसे उनकी ज़ाती, उनकी ख़ानदानी लियाकत, उनकी लम्हाती, सकाफ़ती और समाजी मालूमात। प्राइमरी लेवल पे बच्चों का अंदाज़ा कद्र करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो पोर्टफोलियो है। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और किसी प्राइमरी टीचर में गए हैं और बच्चे का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आपने चूँकि उसको साल भर पढ़ाया नहीं है, तो आप कैसे चेक कर पाएंगे कि बच्चे का मेंटल लेवल कैसा है, बच्चे को पसंद क्या है, नापसंद क्या है, ठीक है, पढ़ने में कैसा है। तो आप क्या करेंगे, उसका पोर्टफोलियो मांगेंगे। पोर्टफोलियो में आप उसकी देखेंगे
उसने जो चार्ट्स बनाए हैं वो देखेंगे, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, बच्चे की मार्कशीट देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि बच्चा इस चीज़ में अच्छा है। तो प्राइमरी लेवल पे बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है वो पोर्टफोलियो ही है। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाने का मकसद क्या है ये देखो। तो पोर्टफोलियो बनाने का मकसद ये है कि इसकी मदद से बच्चों का, उनका यानी कि बच्चों का अंदाजा कद्र, इवेल्युएशन आसान हो जाए। अब एक चीज बहुत ज्यादा पूछती है जिसका नाम है मुसलसल और जामे अंदाजा कद्र, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, इसे समझते हैं। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है उसके मुताबिक जामे और मुसलसल अंदाजा कद्र यानी कि सीसी हर बच्चे की इब्तदाई तालीम मुकम्मल होने तक लागू किया जाए। ये जो मुसलसल और जामे अंदाज़ कद्र है, अंदाज़ कद्र का एक ऐसा निज़ाम है जिसमें तालीमी साल की शुरुआत से ही मुसलसल तलबा की आमोजिश की मुश्किलात की शनाख्त की जाती है और मुनासिब इस्लाही इक़दामात के ज़रिए उनकी हसूलियाबी सुधारने की कोशिश की जाती है। यानी कि इसमें हम लगातार बच्चों का इवेल्युएशन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम बच्चों की करेक्शन करते हुए, बच्चों को इस्लाह देते हुए उनकी जो प्रोग्रेस करने की जो स्पीड है उसको बढ़ाते हैं। तलबा की तरक्की और सतह आमोजिश की पैमाइश मुतअय्यना मुद्दत के इम्तिहान के बजाय अंदाज़ा कद्र के मुख्तलिफ आलों और तकनीकों के इस्तेमाल से की जाती है। यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड में बच्चों ने जो काम किया है उसके तहत हम उनकी जांच नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारे मुख्तलिफ तकनीक और आलों का इस्तेमाल करते हैं। मुसलसल और जामी अंदाज़ कद्र में तालिब इल्म की नशोनुमा के तमाम पहलुओं को शामिल किया जाता है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, अफेक्टिव हो, साइकोमोटर हो। यानी कि जामे और मुसलसल अंदाज़ा कद्र जो है उसमें हम बच्चे की जो पर्सनालिटी है उसके सभी एस्पेक्ट को देखते हैं। तालिब इल्म की तरक्की का मुआजना किसी भी मेयार से करने के बजाय, किसी दूसरे स्टूडेंट से करने के बजाय हम खुद उसी स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उससे करते हैं। याद रखिएगा, इवेल्युएशन में आप ए का बी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आपको कंपैरिजन ए का करना है तो 6 महीने पहले ये पढ़ने में कैसा था और आज कैसा है, इस तरह से आप बच्चे का कंपैरिजन करेंगे। एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। अब बात करते हैं मुआलजाती तालीम। तो मुआलजाती तालीम जानने से पहले आपको मैंने तशख़ीसी जाँच बताई थी। तशख़ीसी जाँच होती है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे को सीखने में कहाँ दिक्कत और परेशानी आ रही है। तो तशख़ीसी जाँच के ज़रिए तलबा की दिक्कतों और परेशानियों का पता लगाकर उन्हें दूर करने के लिए तदरीस देने को ही मुआलजाती तदरीस या इस्लाही तदरीस कहते हैं। इस्लाही तदरीस का मकसद होता है कमज़ोर तलबा को अपने हम सबक तलबा के बराबर आने के लिए इजाफी मदद फराहम करना। मान लो 2 स्टूडेंट हैं, एक बच्चा जो है वो हिसाब में सिर्फ जोड़ घटाना कर पा रहा है और एक बच्चा जो है वो हिसाब में जोड़ घटाना, ज़रब और तकसीम सब कर पा रहा है। तो ये जो पहला वाला बच्चा जो सिर्फ जोड़ घटाना कर रहा है उसको हम अलग से तदरीस दे करके इस काबिल बना दें कि वो भी गुणा और भाग यानी कि तकसीम और ज़रब कर ले और दूसरे बच्चे के बराबर हो जाए। तो ये जो तदरीस होगी वही रेमेडियल टीचिंग, मुआलजाती तदरीस या इस्लाही तदरीस कहलाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने मुआलजाती तालीम समझ लिया। इसके कुछ मकासद भी हैं जिसको आप लोग को खुद पढ़ना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे गुज़िश्ता साल पूछे गए कुछ सवालात करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि ज़बान के अंदाज़े कद्र का मतलब डैश पैमाइश है। ये जो लैंग्वेज का इवेल्युएशन हम करते हैं उसका मकसद क्या चेक करना है, हम जोलियों के मुकाबले में हर आमोज़गार ने किस तरह कामयाबी हासिल की। जी नहीं, आप एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन नहीं कर सकते, गलत है। उनके कुल या मजमूई हसूल या भी जी नहीं, आमोज़गार के ज़बान में नहीं, आमोज़गार की ज़बान की काबिलियत और महारत ये चेक करना अंदाज़े कद्र का मकसद है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला सवाल है
कि दर्जा पंजुम का एक तालिब इल्म कहता है कि मेरे दोस्त जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं आसानी से समझ जाता हूँ, लेकिन उसको पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है। इस बयान के ज़रिए वो अपना डैश कर रहा है, क्या कर रहा है, आमोज़िश का अंदाज़े कद्र कर रहा है, आमोज़िश के लिए अंदाज़े कद्र, या फिर अंदाज़े कद्र बतौर आमोज़िश, या फिर आमोज़िश में अंदाज़े कद्र। तो वो बच्चा कर रहा है अंदाज़े कद्र बतौर आमोज़िश, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग। जब दर्जा पंजुम का तालिब इल्म कहता है कि मेरे दोस्त जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं आसानी से समझ जाता हूँ, लेकिन उसको पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है, तो इस बयान के ज़रिए वो अपना अंदाज़े कद्र बतौर आमोज़िश कर रहा है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से किसकी नज्म के अंदाज़ा कद्र के जुज़्व के तौर पर वकालत नहीं की जाती। पोएम का इवेल्युएशन करने के लिए आप किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ग्रामर को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्रामर एक ऐसा पार्ट नहीं है जिसकी वजह से हम नज्म का यानी कि पोएम का इवेल्युएशन करें, तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त होगा। अपने तलबा के कम ग्रेड को जानने के लिए उस्ताद एक टेस्ट लेता है, तो इसको हम क्या कहेंगे। मान लीजिए कि आपका बच्चा है वो ज़रब नहीं जान रहा है और आप उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो उसमें दिक्कत आ रही है उसको दिक्कत को पता लगाने के लिए उसको जांच कर रहे हैं, तो वो जांच आपकी क्या कहलाएगी, वो जांच आपकी तशख़ीसी जांच कहलाएगी। आज ही मैंने बताया था ऊपर की क्लास में। तो यहाँ पे तशख़ीसी जांच यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारा करेक्ट होगा। ज़बान के अंदाज़े कद्र का ख़ास मकसद क्या होता है, तो अंदाज़े कद्र के कुछ मकासद भी बताए गए थे। तो क्या आमोज़गारों की हसूल याबियों की जांच करना होता है, या फिर क्लास में आमोज़गारों की रैंक की जांच करना होता है, या फिर उनकी कुल हसूल याबियों की जांच करना होता है, या फिर ज़बान की महारत की जांच करना होता है। तो ज़बान के अंदाज़े कद्र का ख़ास मकसद आमोज़गार की हसूल याबियों की जांच करना होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। मुस्तनद मतन क्या होता है, तो सियाक से मतन का जो असल हिस्सा होता है वो मुस्तनद मतन कहलाता है। ठीक है। मखसूस मफूज़ात, दर्जात, कोर्स या प्रोग्राम के इख्तिताम पर तलबा को हासिल होने वाली मुतवक्के मालूमात, महारतों और रवैयों की वजाहत करने वाले बयानात क्या कहलाते हैं, आमूज़ी माहसल यानी कि लर्निंग आउटकम कहलाते हैं। ऑप्शन एक हमारा सही है। उस्ताद मुख्तलिफ मौके पर आमोज़गारों की आमोजिश और कारकर्दगी के नमूने जमा करता है और अंदाज़ा कद्र की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें नोट करता है। तो अंदाज़ा कद्र के इस अमल को क्या कहेंगे, इसको हम पोर्टफोलियो अंदाज़ा कद्र कहेंगे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त है। अगला सवाल यह कि आमोज़गारों के अंदाज़ा कद्र के दौरान ज़बान के एक उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पे देनी चाहिए, आमोज़गार की कारकर्दगी के बारे में मालूमात जमा करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के इस्तेमाल पर, यूनिट टेस्ट लेने और उनकी कारकर्दगी को आंकने के लिए उसका रिकॉर्ड रखने पर, ज़बान टेस्ट पर तवज्जो देने और अंदाज़े कद्र करने पर, या फिर प्रोजेक्ट वर्क देने पर। तो आमोज़गारों के अंदाज़े कद्र के दौरान ज़बान के उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए आमोज़गारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात जमा करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के इस्तेमाल पे, यानी ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त है। तश्कीली अंदाज़ा कद्र क्या होता है, तो तश्कीली अंदाज़ा कद्र होता है बेहतरी लाने के लिए आमोज़गारों को मेयारी फीडबैक फराहम करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये है ए, ये बी, ये सी और यहाँ पे डी है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है ना वो दुरुस्त है। दरअसल में से कौन आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र है, आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र, तो जो हमारा तश्कीली अंदाज़ा कद्र होता है जो हम पढ़ाई के दौरान सबक के दौरान करते हैं, वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र, यानी तश्कीली अंदाज़ा कद्र आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र है। ऑप्शन सी हमारा सही है। आपके क्लास में एक लड़के की बीनाई ख़राब है, ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे। आपकी क्लास का एक स्टूडेंट देख नहीं पा रहा है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, बच्चे का काम करके उसकी मदद करेंगे, यानी बच्चा खुद नहीं कुछ कर पा रहा, देख नहीं पा रहा, तो उसका काम हम खुद कर दें, या फिर टेक्स्ट को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि और ऑडियो एड्स प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि
ब्रेल किताबें जिसमें कि डॉट्स होते हैं उभरे उभरे, वो बच्चे को दे देंगे चूँकि वो देख नहीं पा रहा है, और उसको सुनने वाली कोई टॉपिक दे देंगे, या फिर उसके हमजोलियों को उसकी मदद का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे, यानी कि उसकी जो क्लास फेलोज़ हैं उनसे कहेंगे बेटा ये देख नहीं कर पा रहा है तो तुम इसकी मदद करते रहो, या फिर उसका काम मुकम्मल करने के लिए वालिदैन को मुकर्रर कर देंगे। क्या करेंगे, अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो आप उसको ब्रेल लिपि से पढ़ाइए, देखने में ना उसको दिक्कत है, सुनने में दिक्कत नहीं है तो ऑडियो एड्स यानी कि सामयी मवाद उसको प्रोवाइड कराइए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त है। अगला सवाल यह कि ताआवुनी तदरीस उन बच्चों के लिए है जो, ये जो ताआवुनी तदरीस है इसे अंग्रेज़ी में रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, उर्दू में मुआलजाती तदरीस या फिर इस्लाही तदरीस के नाम से जाना जाता है। तो ताआवुनी तदरीस किन बच्चों के लिए मुफीद है, जो मौजू को समझ नहीं सकते या उन्हें परेशानी हो रही है उनके लिए, या फिर क्लास करने में जो पाबंद नहीं है उनके लिए, या फिर आमोजसी नक्स यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर से जो ग्रसित हैं, दो चार हैं उनके लिए, या फिर टारगेट लैंग्वेज में जो माहिर हैं उनके लिए। तो जो रेमेडियल टीचिंग है उन्हीं बच्चों के लिए जो कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, मौजू को समझ नहीं पा रहे हैं और उनको दिक्कत और परेशानी हो रही है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन अंदाज़े कद्र के बारे में दुरुस्त नहीं है। अंदाज़े कद्र के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, कौन दुरुस्त नहीं है, चलो देखते हैं। अंदाज़े कद्र बच्चों की खूबियों, ज़रूरतों और दिलचस्पियों और तरजीहात को पहचानने में मुआविन होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अंदाज़े कद्र की कारकर्दगी को तक़वियत अंदाज़े कद्र बच्चों की कारकर्दगी को तक़वियत बख्शता है, यानी कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको अच्छा करता है, इन्हेंस करता है, और मुदाखलत के तवस्सुस से मदद करने का, यानी कि उनको इंटरप्ट करके उनको इंस्ट्रक्शन दे के हम अंदाज़ा कद्र के ज़रिए स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं, या फिर अंदाज़ा कद्र एक तालिब इल्म की कारकर्दगी का क्लास के दूसरे बच्चों की कारकर्दगी से तकाबुल करने में मुआविन होता है। तो देखो यहीं पे आपका जो बात है वो गड़बड़ हो रही है ऑप्शन नंबर सी में। आपको ए का कभी भी कंपैरिजन बी से नहीं करना है। एक बच्चे की कारकर्दगी का दूसरे बच्चे की कारकर्दगी से कंपैरिजन नहीं करना है। अंदाज़ा कद्र में ये मना है क्योंकि हर बच्चे की अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, इनफरादी खसूसियात होती हैं, तो आप किसी एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आपको कंपैरिजन ही करना है तो उसी बच्चे की प्रीवियस परफॉर्मेंस का प्रेजेंट परफॉर्मेंस से कंपैरिजन कीजिए। मान लीजिए बच्चे को 6 महीने पहले कितना आता था, अब कितना आ रहा है, इसको आप चेक करेंगे तो ये अंदाज़ा कद्र में दुरुस्त है, लेकिन एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन ये दुरुस्त नहीं है। तो हमारा जो दुरुस्त नहीं है वो तीसरा वाला ऑप्शन है जो कि हमारा जवाब होगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल नहीं इजी सवाल है। एक 300 अल्फाज पे मुश्तमिल एक पैसेज है, ठीक है, और उस पैसेज का हर 7वां लफ्ज टीचर छोड़ दे रहा है और अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है कि ये जो खाली जगह है ना इनको पूर्ण कीजिए। तो अंदाज़ा कद्र की इस सरगर्मी को आप क्या कहेंगे। देखो ये पैसेज है, मान लो यहाँ से लिखना शुरू हुआ और ये 7वां लफ्ज यहाँ पे आया, यहाँ पे गैप हो गया, ठीक है, खाली जगह हो गया, फिर ऐसे लिखना शुरू हुआ, फिर ऐसे लिखना शुरू हुआ, फिर यहीं पे आके गैप कर दिया, लिखना शुरू हुआ, फिर यहीं पे आके गैप कर दिया। फिर टीचर कह रहा है चलो बच्चों इसमें कौन कौन से शब्द भरे जाएंगे बताओ। तो ये जो बच्चे का इवेल्युएशन टीचर कर रहा है, इस इवेल्युएशन को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट ऐसे होगा, क्लोज टेस्ट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त है। अगला सवाल यह है कि बच्चे को नज़्म की क़िराअत, बच्चे को जब नज़्म की क़िराअत के लिए कहा जाता है तो ये उस्ताद बच्चे की डैश के अंदाज़े कद्र में मदद करता है। मान लीजिए कि एज ए टीचर आपने बच्चे से कहा कि चलो बेटा पढ़ो, सबक को पढ़ो, तो जब बच्चा सबक पढ़ता है तो एज ए टीचर आप बच्चे का कौन सा मूल्यांकन करते हैं, अदब की मालूमात का, बोलने की महारत का, अदायगी की महारत का, या फिर अदायगी
अदाकारी की सलाहियत का या फिर अदायगी की महारत का। तो जब बच्चा पढ़ेगा तो हम उसकी बोलने की महारत का ही तो अंदाज़ा कद्र कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त होगा। किसी तसव्वुर या उसूल के इख्तिताम पे लिया जाने वाला टेस्ट क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं हुसूल याबी की जांच, यानी कि जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है सबक के ख़त्म करने पे ही होता है, तो उसको आप कह सकते हैं हुसूल याबी की जांच, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर ए दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पे ए नहीं होगा। तशख़ीसी जांच जानते हैं क्या होता है? तशख़ीसी जांच में हम किसी बच्चे की कमी का पता लगाते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत और परेशानी आ रही है, वो तशख़ीसी जांच होती है। जब कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम बच्चे का इवेल्युएशन करते हैं, तो वो इवेल्युएशन और असेसमेंट आपका समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, तो समेटिव असेसमेंट तो ऑप्शन में है नहीं। समेटिव असेसमेंट के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो तकमीली जांच होगा। मुझे लगता है ये मिस्टेक हो गया है, तकमीली जांच अगर होता तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाता। ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, इससे बच्चों की आमोजिश में आने वाली दिक्कत और परेशानियों का पता लगाया जाता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तलबा की जांच के दौरान जबान का उस्ताद डैश तलबा के बारे में मालूमात यकजा करता है। तकनीकी इस्तिलाहात और ज़बान की मदद से तलबा को फीडबैक फराहम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन मुतल्लिमाना और हम मुतल्लिमाना पदों में मुख्तलिफ तरीक़ेकार और आलाकार को बरूकार लाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है उनकी कारकर्दगी के मुताबिक उन्हें मुमताज़, औसत और कमज़ोर करार देने के लिए, या ज़बान के क्लास में तदरीस की इमदादी अशिया के इस्तेमाल के मकसद से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ना, मुतल्लिमाना और हम मुतल्लिमाना पहलुओं में मुख्तलिफ तरीक़ेकार का और आलाकार को बरूकार लाने के लिए, ये हमारा सही होगा। ठीक है ना, चलो कोर्स के दौरान आमोज़गारों की परेशानियों, मालूमात में खिलाव और महारत में कमियों को मालूम करने के लिए जो जांच की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम तशख़ीसी जांच कहते हैं, जिसमें हम कमियों को और मालूमात में खला को जांचते हैं ना, वो होता है हमारा तशख़ीसी जांच। ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदाज़ा कद्र के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? यहाँ से आपका सवाल पूछा गया है पोर्टफोलियो के अंदाज़ा कद्र के बारे में। पोर्टफोलियो का अंदाज़ा कद्र तलबा की आमोज़िश के बारे में शवाहिद फराहम करता है, सही बात है। तलबा को खुद मुख्तार यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, सही बात है। तलबा की गौर करने की सलाहियत में इजाफ़ा करता है और आमोज़िश की खुद निगरानी में माविन होता है, सही बात है। पोर्टफोलियो का अंदाज़ा कद्र तलबा की आमोज़िश का एक बार किया जाने वाला अंदाज़ा कद्र है। ये बात गलत है, पोर्टफोलियो एक बार नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। तो ये हमने 20 सवालात करा लिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।